मैं कई बार यंगस्टर्स से बात करता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो किसी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और महीने 2 महीने बाद उस जॉब में जाके दुखी हो जाते हैं। और जब मैं उनसे पूछताछ करता हूँ पता चलता है एक कॉमन रीज़न है उनके दुखी होने का कि जॉब ऑफर लेते समय उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी ही नहीं थी। तो आज हम देखेंगे वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें जो आपको चेक करनी चाहिए और पूछनी चाहिए एक जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले। फिर चाहे वो इन हैंड सैलरी हो या नोटिस पीरियड की बात, सारी बातें जानेंगे। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए आपको किस रोल और डेजिग्नेशन पर हायर किया जा रहा है। एंड स्पेशली अगर ये कोई एक डेजिग्नेशन है तो इसके ऊपर कौन से डेजिग्नेशन होते हैं, इसके नीचे कौन से डेजिग्नेशन होते हैं, और अगर कंपनी में लेवल्स डिफाइंड है तो ये डेजिग्नेशन या आपका रोल कौन से लेवल पर आता है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, कुछ साल पहले वो गूगल में जॉब ले रहा था और उसने मुझे बताया कि देखो मुझे पता है कि मुझे लेवल 5 पर हायर किया जा रहा है, तो लेवल 5 का ये रेंज होता है, तो मुझे सैलरी इस रेंज में ही मिलेगी और फिर अगले लेवल पे जाने के बाद मुझे XYZ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उस कंपनी में, बड़ी कंपनी में, गूगल में लेवल्स डिफाइंड है और हर रोल जो है एक लेवल पर आता है। इसी तरह अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पर आ रहे हैं और किस रोल में। हो सकता है सेम रोल में अलग अलग लेवल्स भी अवेलेबल हो, तो अगर इसकी जानकारी आपको पहले से मिल सकती है तो वो हेल्पफुल है। अगर नहीं अवेलेबल है ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन या किसी कंसल्टेंट के थ्रू, तो आप वहाँ पर HR को पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ पर इस रोल जो है का कोई लेवल डिफाइंड है, इसके बाद जो है प्रोग्रेस कहाँ होता है, और फिर आप देख सकते हो कि क्या ये रोल और इसकी जर्नी आपके एम्बिशंस के साथ, आपकी जो इच्छा है आपके करियर में करने की, उसके साथ अलाइन होती है क्या। एक चीज आप और पता कर सकते हैं कि क्या ये कंपनी मैनेजर्स को जब हायर करती है या सीनियर लोगों को हायर करती है तो क्या ये इंटरनली लोगों को प्रमोट करती है उस रोल पर। जैसे कि दीपिंदर साहब जो है जोमेटो के, उन्होंने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में समझाया था कि इंटरनली किसी कैंडिडेट को प्रमोट करके CXO बनाना ईजी होता है बाहर से लाने से ज़्यादा। बट हर कंपनी का कल्चर जो है अलग होता है, तो क्या ये कंपनी बाहर से मैनेजर्स लेकर आती है सीनियर स्टाफ या इंटरनली प्रमोट करती है। इससे भी आपको आइडिया लगेगा कि आप किस रोल पर हो और यहाँ से आपका ग्रोथ कहाँ तक जा सकता है। अब आप कहोगे रोल वगैरह तो ठीक है भैया, पैसे की बात करो, सैलरी की बताओ। तो सैलरी में जो है कई सारी चीज़ें होती है। पहला तो जो आपको सैलरी प्रॉमिस की जा रही है, क्या उसमें कोई वेरिएबल है। ऐसा तो नहीं है कि आपको बताया गया आपको मिलने वाले हैं 30, लेकिन हाथ में आएंगे 25, बाकी के 5 जो है साल के एंड में बोनस है, कंपनी की मर्जी हो तो मिलेगा। तो ये डिटेल्स आपको पता कर लेना चाहिए कि क्या आपकी सैलरी में कोई बोनस का कंपोनेंट है या फिर आपकी सैलरी में कोई टारगेट लिंक्ड बोनस है कि आपने कोई टारगेट अचीव किया तब आपको वो मिलेगा। अब बोनस में और टारगेट लिंक्ड बोनस में खराब बात नहीं है, ये आपको ज़्यादा अचीव करने में हेल्प करता है। मेरे दोस्त जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं उन सभी का पे ज़्यादातर वेरिएबल है, लेकिन आपको ये डिटेल्स क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको कब कितने पैसे मिलेंगे किस टारगेट को अचीव करने पर। और आपको एक बार आपके बेस सैलरी का पता चल जाए कि उसमें कोई बोनस या कोई वेरिएबल है क्या, फिर कई सारी और चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको पता करनी होगी। पहला तो कुछ स्टेट्स में अगर आप इंडिया में काम करते हैं और कुछ सैलरी ब्रैकेट्स में आपको प्रोफेशनल टैक्स भरना होता है। ये प्रोफेशनल टैक्स आपकी सैलरी से कंपनी डिडक्ट करती है और आपके बिहाफ में भरती है। ये डिडक्शन टोटल पूरे साल में 2,500 का होता है और 200 रुपये पर मंथ जो है हर महीने कटता है, और फेब या मार्च में 300 रुपये पर मंथ कटता है। ये जो डिडक्शन है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी सैलरी में। लेकिन इसके अलावा क्या प्रोविडेंट फंड का भी कोई डिडक्शन है आपकी कंपनी में, तो क्या आपको पूछा जा रहा है प्रोविडेंट फंड में ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करने का। और अगर आपने प्रोविडेंट फंड में ऑप्ट इन किया है तो कंपनी जो है कितना डिडक्ट करेगी आपके CTC में से और आपको इन हैंड कितना मिलेगा। तो PF अगर आपकी कंपनी डिटेक्ट करती है, जिसको EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितना PF में कंट्रीब्यूट हो रहा है आपके लिए, आप ही का लॉन्ग टर्म सेविंग है वो, और कितना आपके इन हैंड सैलरी में आएगा। कई कंपनीज जो है जो CTC आपको बताती है, कॉस्ट टू कंपनी, जो पूरा पैकेज आपको बताती है जो आपको मिलने वाला है, उसमें से ग्रेचुइटी भी डिटेक्ट करती है। अब ग्रेचुइटी क्या होता है? ग्रेचुइटी होता है कि आप किसी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा अगर काम करते हैं और 5 साल के बाद आप उस कंपनी को छोड़ते हैं, तो जब आप उस कंपनी को छोड़ते हैं तो कंपनी से एग्जिट के टाइम पे आपको एक ग्रेचुइटी मिलता है। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं बोनस है। सो इसमें
ये जो ग्रेच्युटी का अमाउंट है, कंपनी हो सकता है 5 साल तक आपके सैलरी में से डिडक्ट करते रहे और 5 साल बाद आपको एक साथ दे। अगर कंपनी आपके मंथली सैलरी में से ग्रेच्युटी डिडक्ट कर रही है, उसका मतलब ये है कि आपका इन हैंड अभी कम आएगा और 5 साल पूरे होने के बाद आपको वो पैसे मिलेंगे, और अगर 5 साल पूरे नहीं हुए तो शायद वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको जो है ग्रेच्युटी का डिडक्शन जो है अलग से होता है नहीं होता है, ये भी पता होना चाहिए। अगेन, आपके पैकेज को आप अगर 12 से डिवाइड करें और देखें आपको एक्चुअली इन हैंड कितना आने वाला है, तो आपको टोटल डिडक्शन का अमाउंट मिलेगा। फिर वो डिडक्शन किस चीज़ का है, ग्रेच्युटी का है, पीएफ का है, पीटी का है, किसी और चीज़ का है, आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी सैलरी जो है टैक्स ब्रैकेट के ऊपर है, तो कंपनी टीडीएस मतलब कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स भी करेगी। इसका मतलब ये है कि आपको जो इनकम टैक्स भरना है गवर्नमेंट को, कंपनी आपके सैलरी से आपके बिहाफ में खुद ही डिडक्ट करके गवर्नमेंट को भर देगी आपके बिहाफ में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी इन हैंड सैलरी जब आएगी, क्या उसमें से टीडीएस डिडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर टीडीएस डिडक्ट होता है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म 16 दिया जाता है, ये बताने के लिए। एक तरह से वो एक रिसीट होता है कि आपके बिहाफ में जो है कंपनी ने ये एक टैक्स भरा है। एक सैलरी को लेकर सवाल और होता है जो पूछना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। किसी बड़ी कंपनी में अगर आप काम करने जाएंगे तो शायद आप ना भी पूछे कि सैलरी किस डेट पर आपके बैंक में आती है। अब कुछ कंपनीज जो है महीना खत्म होने से पहले ही दे देती है, कुछ कंपनीज 1 तारीख को देती है, कुछ कंपनीज अगले महीने के 5 तारीख को देती है। कई सारी कंपनीज मैंने देखी है वो पहले कुछ महीने एम्प्लॉयज़ को सैलरी लेट देती है, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, और बाद में उसे जल्दी देने लगती है। लोगों को अजीब डर लगा रहता है कंपनीज को कि बंदा छोड़ के भाग जाएगा तो वो सैलरी लेट देते हैं। खैर, आपको पता होना चाहिए कब मिलने वाला है। ये तो हुई सैलरी की बात। अब सैलरी की बात तो आप में से ज़्यादातर लोग जो है ज्वाइन करने से पहले पता कर लेते हैं, पूरा गणित लगा लेते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ होती है जिसमें लोग फंस जाते हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है, ये मैंने चालू ही इस मिशन से किया था कि मैं 10 लाख लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करना चाहता हूँ। सो आई होप इस मिशन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी आपके कमेंट्स आते हैं जहाँ आप बताते हैं कि आपकी मदद हो रही है अपने लाइफ में, आपके जॉब में, आपके करियर में मेरे वीडियोस देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपका प्यार इसी तरह बना के रखिए। क्या इस जॉब में वर्क फ्रॉम होम अलाउड है, नहीं है? क्या ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है या हाइब्रिड है, 3 दिन ऑफिस आना है, 2 दिन घर से काम करना है, या पूरे समय जो है आपको ऑफिस आके ही काम करना है? ये डिटेल्स जो है आप पता कर लीजिए। और अगर आप ऑफिस जाते हैं तो क्या कोई शटल सर्विस है या कोई बस है जो आपको नियर बाय स्टेशन तक या आपके घर तक ड्रॉप करती है? ये भी सर्विसेज है या नहीं आपके कंपनी में, आप पता कर सकते हैं। अब हम जो है छुट्टियों की बात करते हैं, लीव पॉलिसी। कंपनी की लीव पॉलिसीज बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है और बहुत ट्रिकी हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक मित्र है, एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करते थे, आप मान सकते हो सबसे बड़ी कंपनियों में से एक में। उन्होंने बताया कि अगर वो फ्राइडे और मंडे छुट्टी लेते हैं तो उनकी सैटरडे और संडे को भी छुट्टी माना जाता है। इसका मतलब अगर वो एक फ्राइडे और एक मंडे छुट्टी ले लेते हैं तो उनकी 4 दिन की छुट्टी काउंट होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर कोई फ्राइडे और मंडे छुट्टी ले रहा है तो वो 4 दिन का कहीं जाने का प्लान बना रहा है, लेकिन कंपनी को जो है फिर फ्राइडे और मंडे दोनों दिन जो है काम करने के लिए वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन मेरे फ्रेंड ने बताया कि उनके मैनेजर जो है अच्छे थे, वो बाकी दिन और जब वो रहते थे वीकेंड्स पे कुछ हेल्प करके कंपनी का काम पूरा कर देते थे। तो उनके मैनेजर जो है ये इंश्योर करते थे कि ये जो सैंडविच लीव है उसका उन्हें कोई असर ना पड़े, वो फ्राइडे और मंडे बिंदास छुट्टी ले सकते थे। लेकिन ऐसे वाले जो एडजस्टमेंट्स है कई सारे आपको अपनी लीव पॉलिसी में समझने होते हैं। तो लीव पॉलिसी आप अच्छे से स्टडी कीजिए। पहला तो आपको कितनी छुट्टियाँ मिलती है। अब कई कंपनीज बोलती है कि आपके सिक लीव इतने हैं, कैजुअल लीव इतने हैं, और ये कंपनी के हॉलीडेज़ है जहाँ आप हॉलीडे ले सकते हैं। और हॉलीडेज़ में भी कुछ ऑप्शनल हॉलीडे होते हैं। किसी को रक्षाबंधन पर हॉलीडे चाहिए, किसी को किसी और दिन चाहिए, तो कुछ ऑप्शनल हॉलीडेज़ भी होते हैं। अब यहाँ पर जो है कैजुअल लीव्स और सिक लीव्स को किस तरह अप्लाई किया जाता है? क्या आपको सच में बीमार पड़ना पड़ेगा सिक लीव लेने के लिए, या वो टोटल लीव्स मिला के कंपनी कहती है कि भाई आपके इतने दिन है, इतने दिन की छुट्टी आप जैसे चाहो वैसे ले लो? तो ये आपको लीव पॉलिसी से पता होगा कि कितने दिन छुट्टी मिलने वाली है और उसे कैसे अप्लाई करना है और कितनी छुट्टी आप एक साथ ले सकते हैं। अगर आप एक 10-12 दिन का कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो क्या कंपनी का ऐसा कोई वेकेशन पॉलिसी है जहां वो आपको आपकी लीव्स जमा करने देंगे और इन छुट्टियों को साथ में लेने देंगे? इनफैक्ट एक बहुत अच्छी पॉलिसी एक मैंने इंडियन बैंक में सुनी थी। सरप्राइजिंगली एक अच्छी इंडियन बैंक में मेरे मित्र काम करते हैं और वहाँ पर पॉलिसी ये थी
कि आपको ज़बरदस्ती साल में 15 दिन छुट्टी दी जाएगी, जहाँ पर आपके लॉगिन वगैरह भी डिसेबल कर दिए जाएंगे, मतलब आप काम कर ही नहीं सकते उन 15 दिन। अब इस बैंक के 2 ऑब्जेक्टिव थे ऐसा करने के। पहला तो वो चाहते थे कि लोग जो है 15 दिन प्रॉपर ब्रेक ले हर साल। बट दूसरा ऑब्जेक्टिव था, वो देखना चाहते हैं कि इस व्यक्ति के बिना काम चलता है ना, क्योंकि बैंक्स जो है बहुत ही सेंसिटिव काम करती है। वो ये चीज़ जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि किसी एक व्यक्ति के बिना मेरा काम ना चले, तो वो भी टेस्ट हो जाता था इस पॉलिसी के थ्रू। अगर हम पर्क्स की बात करें कि क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, क्या आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है? अगर आपकी कंपनी के तरफ से आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस किन लोगों को कवर करता है? क्या ये इंश्योरेंस सिर्फ आपको कवर करता है, आपके स्पाउस को कवर करता है, बच्चों को कवर करता है, क्या ये पेरेंट्स को भी कवर करता है? मेरे एक फ्रेंड है जिनके इंश्योरेंस ने, कंपनी के इंश्योरेंस ने उनके पेरेंट्स को भी कवर किया, और जब कोई क्लेम आया उनके पेरेंट्स का, तो अच्छे से जो है सारा काम हॉस्पिटल में हो गया और पैसे जो है कंपनी के तरफ से आ गए, कंपनी के जो मेडिक्लेम पॉलिसी है उसके तरफ से आ गए। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और उसमें कौन कौन बेनिफिट कर सकता है आपके परिवार में से, ये भी आप पता कीजिए। कुछ कंपनीज ईसॉप ऑफर करती है। ईसॉप का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम। मतलब कंपनी में एम्प्लॉयज़ को कुछ स्टॉक या शेयर्स दिए जाते हैं, स्पेशली वो कंपनीज जो वीसी फंडिंग रेज कर रही है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती है, वहाँ पर ये ईसॉप दिया जाता है। इस ईसॉप को स्वेट इक्विटी भी कहते हैं, और वो कंपनी अगर बहुत अच्छा करती है, जैसे कि हमारे स्विगी जोमेटो जो कंपनी लिस्ट हो गए स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो एम्प्लॉयज़ जो है बहुत सारा पैसा कमाते हैं, या तो कंपनी के एक्वायर होने पे या उसके आईपीओ आने पर। जो टेक वाले कंपनीज नहीं होते हैं या जहाँ पर वीसी फंडिंग नहीं होती है, ईसॉप के जगह कभी कभी बोनस होते हैं, टारगेट लिंक्ड वेरिएबल्स होते हैं। तो क्या आपकी कंपनी में आपके रोल के लिए ऐसा कोई वेरिएबल या कोई बोनस अवेलेबल है, जहां आप एक आउटसाइज्ड अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट कमा सको अगर कंपनी बहुत सक्सेसफुल होती है? तो ईसॉप जैसी स्कीम्स जो है वो डिज़ाइन की जाती है कि कंपनी अगर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है, तो एम्प्लॉय को भी एक अच्छा अमाउंट मिलना चाहिए एज अ वन टाइम वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं। पर ये जो है आपको अगेन देखना है, कई बार ईसॉप्स जो है कंपनी हर किसी को ऑफर नहीं करती है, आपको निगोशिएट करना पड़ता है। ईसॉप अगर आप ले रहे हैं तो उसके जो टर्म्स पॉलिसीज़ और उसके अराउंड जो और आप कह सकते हैं एक तरीके से लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और टैक्सेशन होता है, वो भी एक समझने वाली चीज़ है। मैंने एक शार्क टैंक टर्म्स पर एक वीडियो बनाया था, जहाँ मैंने ये सब स्टार्टअप के और फंडिंग के टर्म्स समझाए थे। आप उस वीडियो को देखें, जो लिंक है मैं आपको ऊपर देता हूँ। लेकिन अगर आप ईसॉप को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताना भी ज़रूर। मैं जिस कंपनी में काम करता था 2018-19 में, वो हमें एक अलावेंस देते थे कि आप कुछ बुक्स खरीद सकते हैं या आप कोई भी एक ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। और मैंने अपनी टीम के लिए एक ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था, जहाँ पर जाके उस प्लेटफॉर्म पर वो कोई भी अलग अलग कोर्सेज स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं, जिससे वो अपने आप को स्किल अप कर सकते हैं। तो ऐसी कोई फैसिलिटीज़ क्या ये कंपनी प्रोवाइड करती है, आप पता करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स हो, लेकिन ऐसे सॉफ्ट बेनिफिट्स जो है उसकी वजह से आप एक ऑफर को चूज़ करें दूसरे ऑफर की जगह। अगली जो चीज़ है वो है प्रोबेशन और नोटिस पीरियड। देखिए, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, कई सारी कंपनीज कहती है कि आप 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए प्रोबेशन पर है, मतलब हम आपको ट्राई आउट कर रहे हैं और आप हमें ट्राई आउट कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोबेशन पीरियड के टर्म्स क्या होते हैं, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद आप एक परमानेंट एम्प्लॉय एक तरीके से बनते हैं। अब ज़्यादातर कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट में बस प्रोबेशन लिखा होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, आप काम एक परमानेंट एम्प्लॉय के थ्रू ही कर लेते हैं। बट कुछ कंपनीज कहती है कि प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद हम आपको एक लेटर देंगे कि आपका प्रोबेशन पूरा हो गया। अगर हमने वो लेटर आपको नहीं दिया, मतलब आप प्रोबेशन पे ही हो, आपके बेनिफिट्स जो है थोड़े कम हो सकते हैं प्रोबेशन पीरियड में। हो सकता है कि आपको कोई वेरिएबल मिलना था जिसके लिए आप एलिजिबल ना हो सकता है प्रोबेशन पीरियड में आपका नोटिस पीरियड कम हो। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोबेशन पीरियड के बारे में आप क्लियरली पूछ लीजिए। मैंने बहुत बड़ा इशू प्रोबेशन के अराउंड होते हुए नहीं देखा है, लेकिन हर चीज़ के एक्सेप्शन है। आपका काम है सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना ज्वाइनिंग से पहले। अब ये नोटिस पीरियड क्या होता है और उसके अराउंड जो है आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा विवाद नोटिस पीरियड के अराउंड ही होते हैं। क्योंकि कंपनीज अक्सर कहती है कि आपका नोटिस पीरियड 3 महीने का है। अब आपको नौकरी मिल रही है, आप बोलते हो ठीक है 3 महीने का नोटिस पीरियड है, 90 दिन, कोई बात नहीं। लेकिन जब 1, 2, 3 साल हो जाते हैं और आप एक दूसरे जॉब ऑफर की तरफ जा रहे हो,
सामने वाला कहता है 90 डे नोटिस पीरियड, मुझे तो बंदा अगले महीने चाहिए, देख 1 महीना हो तो बताना, वरना भाई मैं किसी और कैंडिडेट को ले रहा हूँ। अब आप स्ट्रेस में आ गए, आपके पास नोटिस पीरियड की हथकड़ी लग गई है कि आप ये जॉब जो है छोड़ोगे तो 90 दिन लगेंगे जॉब छोड़ने में। ये तो तकलीफ हो सकती है। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ में, कुछ कंपनीज़ में आप इसका कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आप अपना नोटिस पीरियड जो है पहले ज्वाइनिंग के टाइम पर ही नेगोशिएट कर सके। या ऐसा भी हो सकता है कि आप आपका जो नोटिस पीरियड है उसे निगोशिएट कर सकते हैं जाते समय। तो आपकी कंपनी किस तरह ऑपरेट करती है इसे आप समझ लीजिए। क्या नोटिस पीरियड के बीच में आप अगर चले गए तो क्या होगा? क्या नोटिस पीरियड के बीच में छुट्टी ले सकते हैं आप? क्या अगर आपने रिज़ाइन कर दिया तो आपकी जो छुट्टियां जमा थी क्या वो इन कैश होती है? तो क्या कंपनी में लीव इनकैशमेंट पॉलिसी है? या अगर इस साल आपने ज़्यादा छुट्टियां नहीं ली तो क्या आपकी छुट्टियां अगले साल कैरी फॉरवर्ड होती है? ये सारी चीज़ें भी जो है पूछना, चेक करना ज़रूरी है, पहले ही पता कर लीजिए। और नोटिस पीरियड के अराउंड इतने सवाल है, इतने क्वेश्चन है, इतनी चिंता है लोगों को कि मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया है नोटिस पीरियड के अराउंड, जो आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। क्योंकि नोटिस पीरियड में एक बार हो चुका है मेरे एक मित्र के साथ, जहाँ पर वो एक कंपनी में फंस गए हैं और नोटिस पीरियड से परेशान है और कंपनी उन्हें जाने नहीं दे रही है। तो उस टाइम पर जो है मैंने अपने लॉयर से बात करके उनकी हेल्प की थी। इस वीडियो में मैं आपको, जो मेरा नोटिस पीरियड का वीडियो में, वो किस्सा भी सुनाऊंगा। मैं आपको कुछ बोनस टिप्स और बोनस चीज़ें बताता हूँ जो आपको चेक कर लेनी चाहिए किसी कंपनी को ज्वाइन करते समय। पहला तो, क्या ये कंपनी आपसे कोई नॉन कम्पीट क्लॉज साइन करवा रही है कि आप किसी कॉम्पिटिटर के यहाँ काम नहीं कर सकते हमारे यहाँ से जाने के बाद, या आप किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते। अब ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स में 2 क्लॉज ज़रूर होते हैं। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि आप जो है कंपनी के इनर वर्किंग्स के बारे में और कंपनी के बारे में किसी को जाके नहीं बताएंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद आप कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बाहर डिस्कस नहीं करेंगे। अब वो बिजनेस सेंसिटिव भी हो सकती है, प्रोसेस सेंसिटिव भी हो सकती है। इसके अलावा एक नॉन सॉलिसिटेशन क्राइटेरिया भी होता है आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में। नॉन सॉलिसिटेशन अगेन बहुत ही कॉमन चीज़ है बिजनेस एग्रीमेंट्स में भी और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में भी, कि आप जो है यहाँ से निकलने के बाद कंपनी के क्लाइंट्स को ही काम के लिए अप्रोच नहीं करेंगे, कंपनी के क्लाइंट्स के पास जाके जॉब नहीं लेंगे, और कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बुलाकर आप कोई और जॉब ऑफर नहीं करेंगे, या उन्हें जॉब छोड़ने पर आप जो है मोटिवेट नहीं करेंगे। तो ये नॉन सॉलिसिटेशन होता है, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स में होता है। तो इन्हें भी आप पढ़िए, समझिए। इसके अलावा देख लीजिए इन क्लॉजेस में कोई बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन या कोई गड़बड़ वाली चीज़ें ना लिखी हो तो इसे पढ़ लेना। इसके अलावा क्या कंपनी आपसे कोई बॉन्ड साइन करवाती है कि आप 1 साल से पहले कंपनी छोड़ नहीं सकते, या कंपनी कहती है कि आपने अगर 1 साल से पहले छोड़ा तो आपको इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है, बॉन्ड की बातें, क्या आप अपनी नोटिस पीरियड पैसे देके खरीद सकते हैं, ये मैंने अपने नोटिस पीरियड के वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा एक चीज़ आप पूछ सकते हैं कि कंपनी का फीडबैक और अप्रेजल प्रोसेस कैसा है, कि आपको अगला सैलरी रेज जो है किस बेसिस पर मिलेगा, आपको इवैल्यूएट किन चीज़ों पर किया जाएगा, और ये इवैल्यूएशन का प्रोसेस और टाइमलाइन क्या है। मैंने कई सारी ऐसी कंपनीज देखी है जो मार्च में होने वाला अप्रेजल अक्टूबर में करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अप्रैल में अगर किसी की सैलरी आप बढ़ा दो तो वो जाकर मई में दूसरी जॉब ढूंढ लेगा। तो कंपनीज को ये डर लगा रहता है, तो वो क्या करती है, अप्रेजल प्रोसेस को खींचते जाती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और फिर अक्टूबर से आपको नई सैलरी देना शुरू करते हैं। कई बार मैंने ऐसे देखा है, अक्टूबर में आके वो अप्रेजल कैंसिल भी कर देते कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, आर्थिक हालत खराब है, इस साल कोई अप्रेजल नहीं होंगे, सबकी सैलरी सेम रहेगी। ऐसा भी किया है, और हमारे मजबूर भाई हमारे जैसे लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो कंपनी की रेपुटेशन कैसी है अप्रेजल्स के अराउंड, और उनकी पॉलिसीज कैसी रही है, इसका भी थोड़ा रिसर्च आप ऑनलाइन कर लीजिए। मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं कंपनीज को रिसर्च कैसे करते हैं, और ये वीडियो भी ज़रूर बनाया है कि कौन से ऐसे साइंस है जिन्हें देखने के बाद जो है आपको कंपनी में जॉब छोड़ देनी चाहिए।